वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्मैशर्स। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें अब तक आए हुए मैथ और रीजनिंग के हर सवाल को जो डिटेल्ड वे में सॉल्व किया जा रहा है उसका आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अब तक हम लोग 37 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखें, जो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। If 2a plus 5b is equals to 12 and ab equals to 2, then find the value of 8a cube plus 125b cube। इस सवाल को करने का दो तरीका है। पहले तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 8a क्यूब है और 125b क्यूब है, यहाँ पर 8 और 125 दोनों परफेक्ट क्यूब है, मतलब ये 2a का क्यूब है, क्यूब बन रहा है, और ये 5b का क्यूब बन रहा है, राइट। तो हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, राइट। तो यहाँ पर ये हम लोग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर a मतलब 2a और b मतलब 5b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 2a प्लस 5b होल क्यूब माइनस 3a मतलब 2a, b मतलब 5b एंड अगेन 2a प्लस 5b। तो 2a प्लस 5b जो 12 होता है, तो ये हो गया मेरा 12 का क्यूब, और यहाँ पर 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 मतलब 30, और ab का मतलब है 2 मतलब 30 इंटू 2 एंड 2a प्लस 5b मतलब अगेन 12। तो 12 क्यूब हम लोग को पता होना चाहिए 1728 होता है, 1728 माइनस 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 12 मतलब 720, तो इक्वल्स टू मेरा आंसर आ जाएगा 1008। यही इस सवाल का उत्तर है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव एग्जाम में टाइम मैटर करता है और उसके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। देखिए ये जो मैथ था 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 12 और ab इज इक्वल्स टू 2, हम लोग को एक चीज पता है कि जितना इक्वेशन होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन जितना होता है उतना ही वेरिएबल का वैल्यू फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है और वेरिएबल भी दो है, दैट इज a एंड b, मतलब दोनों का वैल्यू मेरा फिक्स्ड होगा। अब एक चीज देखिए, ab इज इक्वल्स टू 2, यानी या तो a 1 होगा और b 2 होगा, या तो a 2 होगा और b 1 होगा। अब इसमें से कौन सा सही है आप इक्वेशन में बैठा के देख लीजिए। मेरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 12। अब अभी a का वैल्यू 1 लेंगे तो a मेरा क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस b का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 5 इंटू 2 10 इक्वल्स टू 12, जो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है, राइट। अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अब आपको क्या करना है, 8a क्यूब प्लस 125b क्यूब आपको निकालना है। तो 1 का क्यूब 1 है मतलब ये 8 हो गया, और b क्यूब b 2 है, तो 125 इंटू 2 क्यूब मतलब 8, तो ये आपको दे दिए 8 प्लस 1000 दैट इज 1008। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये तरीका बेटर है कंपेयर टू फर्स्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। देखिए ये सवाल करने का तरीका क्या है,
एक चीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि 60 फॉर्मूला, 60 डिग्री फॉर्मूला, आप लोग इस चीज को याद रखिए। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आप लोग को समझना है तो मेरे ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर के हर टॉपिक वाइज, मतलब अब तक जितना टॉपिक का क्वेश्चन आए हैं लास्ट 20 इयर्स में, या तो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो या तो सीएचएसएल हो, उसका वीडियो आने वाले हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 60 डिग्री फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है, जो 60 डिग्री फॉर्मूला का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए होता है साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। एक एपी सीरीज में आएगा एंगल, तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, इस फॉर्मेट में इसका आंसर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इसको आप लोग को याद रखना होगा, लर्न कर लीजिएगा 1/4 साइन थीटा, राइट। तो उस हिसाब से अब देखिए कॉस का भी सेम है, अब मैं साइन के जगह कॉस दे देंगे तो कॉस का भी मेरा सेम चीज होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, राइट। लेकिन tan के हिसाब से tan जब होगा, tan में ये वैल्यू चेंज हो जाता है, मतलब ये tan 60 माइनस थीटा है, tan थीटा है और tan 60 प्लस थीटा होगा, तो इसका आंसर होगा tan 3 थीटा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। अब आते क्वेश्चन में क्या दिए और इसको हम लोग इस फॉर्मूला में कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 20 दिया है, साइन 40 दिया है, साइन 60 दिया है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये साइन 40 को हम इसमें, यहाँ पर हम इसको साइन 40 मान लेते हैं और इसको हम 20 मान लेते हैं और इसको हम 80 मान लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू 20 मान लेंगे तो देखिए 60 माइनस 20 40 हो रहा है और 60 प्लस 20 80 हो रहा है। मतलब ये जो सवाल है इसमें हम थीटा का वैल्यू क्या ले रहा है, 20 ले रहा है। तो थीटा का वैल्यू 20 लेंगे तो ये जो सवाल है ये 60 डिग्री फॉर्मूला में आ जा रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा। तो 3 और थीटा का मतलब है 20 डिग्री, तो ये कुल मिला के मेरा हो गया 1/4 साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री सबको पता है 1/4 इंटू √3/2, तो आपका आंसर आ गया √3/8। यही सवाल कॉस में भी आया था, तो दो सवाल सेम है इसलिए मैंने नहीं लिए, आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यही सवाल साइन के जगह कॉस में आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1/4 कॉस 3 थीटा, मतलब 1/4 कॉस 60 डिग्री, और 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, तो आंसर आएगा 1/4 इंटू हाफ, दैट इज 1/8। याद रखिएगा दोनों वैल्यू जो है ऑप्शन में अवेलेबल होगा, साइन में आएगा तो √3/8, कॉस में आएगा तो 1/8। चलिए नेक्स्ट सवाल, A is 6 times as efficient as B, एफिशिएंसी का मैथ है। If B can complete a work in 28 days, then A and B together will complete the same work in। ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आज हम लोग जो पार्ट 3 है वो बिना ऑप्शन में ही करते हैं। पार्ट 2 हम लोग ऑप्शन के साथ किए थे, उसमें कुछ एडवांटेज भी मिलता है जो पार्ट 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर ए क्या है, ए और बी, यहाँ पर बोला है कि ए 6 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, क्योंकि 6 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। अब बोला गया है कि बी पूरा काम को करने में उसको 28 डेज लगा, तो एक एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो 28 डेज में कंप्लीट करेगा। इसका मतलब है टोटल वर्क जो है वो मेरा 28 है, राइट। अब क्या बोला है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करेगा, तो ये टोटल वर्क को कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा। तो ए और बी दोनों एक साथ काम करेगा, तो दोनों एक एक दिन में कितना काम करेगा, 6 + 1 7 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम है आपका 28 यूनिट, और एक एक दिन में 7 यूनिट काम होगा, तो आपको कितना दिन लगेगा, दैट इज
4 days। यही इस सवाल का उत्तर है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 12। तो इस तरह का सवाल को आपको कैसे करना है, आपको रेंज देखना है। रेंज आपको क्या बोला है, 100 एंड 200। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो कौन सा नंबर है, नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 12 एंड जस्ट मोर देन 100, राइट। तो 100 से जस्ट ज्यादा है लेकिन 12 से डिविजिबल है। तो देखिए छोटा नंबर है तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, आप लोग को ऐसे ही याद रहता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 12 जा जो होता है, 9 12 जा होता है 108। मतलब 108 वो पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर विच इज मोर देन 100, जो 100 से ज्यादा है एंड ऑल्सो डिविजिबल बाई 12। और 200 के बीच में बोला है, तो अब आपको देखना है द जस्ट लेस नंबर देन 200 विच इज डिविजिबल बाई 12। ये भी हम लोग को पता होना चाहिए कि 12 से जो छोटा नंबर होता है, ये नहीं आएगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये होता है आपका 192, दैट इज 16 टाइम्स। अब 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 192। तो ये दो नंबर जो है, ये दो नंबर है आपका 100 और 200 के बीच में जो 12 से डिविजिबल जाता है। और बीच में भी और भी बहुत सारा नंबर होगा जो 12 से डिविजिबल जाता है। आपको पूछा है ये सारा नंबर का आपका समेशन करके निकालना है। तो ये तो बात नहीं है कि आप हर बार आप देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा नंबर 12 से डिवाइड होगा। तो एक चीज आपको पता चल गया है कि इसके बाद जो नंबर होगा वो 120 होगा, फिर 132 होगा। मतलब ये एपी सीरीज बन रहा है जहां पर कॉमन डिफरेंस आपका 12 है, राइट। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 108 और 192 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, राइट। तो कैसे पता चलेगा, ये 108 जो है ये कितना टर्म है, ये 9th टर्म है क्योंकि 9 × 12 108 होता है। और 192 कितना टर्म है, ये आपका 16th नंबर है फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। तो 9 से लेके 16 तक आपके पास कितना नंबर आ गया, आपके पास आ गया 8 नंबर, राइट। तो एपी सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि सम का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये भी आता है कि n × a + l / 2। ये क्या है, जहां पर a होता है फर्स्ट नंबर और l जो होता है ये होता है लास्ट नंबर, राइट। तो आप यहां पर देखिए सब आप कुछ मिल गया है। आपको a है आपका 108, लास्ट नंबर दैट इज l है आपके 192। तो दोनों को सम करेंगे तो 300 होगा, 300/2 दैट इज 150। तो 8 × 150 मतलब 1200 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। A does a piece of work in 40 days। A एक काम 40 दिन में करता है, B 60 डेज में करता है, C 80 दिन में करता है। If they start working together, जब वो लोग काम को स्टार्ट करें एक साथ, and A leaves the work 11 days and B leaves the work 8 days before completion। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है। देखिए एनटीपीसी में क्या हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है जिसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है। आप बोल सकते हैं एसएससी सीजीएल लेवल का है या तो सीपीओ लेवल का है। तो ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल या तो सीपीओ लेवल का है, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिफोर कंप्लीशन। देखिए कोई ये क्वेश्चन और एक तरीका में आ सकता है कि ए पहला 5 दिन करके छोड़ दिए, बी 7 दिन करके छोड़ दिए। वो करना बहुत आसान है क्योंकि हमको पता है कि ये 5 दिन किया है, बी 6 दिन किया है या तो 7 दिन किया है। लेकिन जब बोला जाता है कि बिफोर कंप्लीशन, 11 डेज बिफोर कंप्लीशन, मतलब काम जितना दिन में खत्म होगा मुझे तो वो नहीं पता, लेकिन उसका 8 दिन पहले काम छोड़ दिए, तो आप बोल सकते हैं कि ए कितना दिन काम किया, नहीं। यही इस क्वेश्चन का, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है कि ए जो है, बी जो है और सी जो है वो एक काम को रेस्पेक्टिवली कितना दिन में कंप्लीट करता है, 40, 60 और 80 डेज में। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि इस तरह का सवाल कैसे करना चाहिए।
कि जब 40, 60 और 80 है तो आपको पहले एफिशिएंसी निकालना है और टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होगा, ऑब्वियसली एलसीएम होगा। तो एलसीएम मेरा क्या होगा, 40, 60 और 80 का जो एलसीएम होगा वो होगा मेरा 240, राइट। तो 240 होगा तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ए का एफिशिएंसी होगा 6 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी क्या होगा 4 यूनिट पर डे और सी का एफिशिएंसी क्या होगा 3 यूनिट पर डे। अब क्या बोला है कि ए जो है, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, ए जो है वो टोटल काम को 11 डेज पहले छोड़ दिए, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं, 11 डेज पहले छोड़ दिए। और बी जो है वो टोटल काम खत्म होने के पहले 8 डेज पहले छोड़ दिए, बिफोर 8 डेज। अब आपको ये काम मैथ को कैसे करना है, आपको देखिए मैथ को थोड़ा चेंज कर देना है ताकि मैथ 10 सेकंड में हो जाए। जब यहां पर बोला गया है कि ए 11 डेज पहले छोड़ दिया है, आप उसको चेंज करके बोलिए नहीं ए ने नहीं छोड़ा, ये काम नहीं छोड़ा, मतलब ये 11 डेज भी काम किया था। बी 8 डेज पहले छोड़ दिए, अब इसको चेंज करके बोल दीजिए नहीं, बी भी काम को नहीं छोड़ा, वो भी 8 डेज और काम किए थे, ए भी 11 डेज और काम किए थे। हम लोग को एक चीज पता है, मैथ में कोई जगह मान लीजिए -2 है लेकिन आपको ये -2 चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये -2 है जो हमको नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करते, बैलेंस कर देते हैं +2 करके, राइट। मतलब कुछ चीज यहाँ पर अननेसेसरी लाना है तो उसको बैलेंस भी करना होगा। एम है, एम के साथ आपको -2 चाहिए, m-2 चाहिए, लेकिन पहले से m था, आपको m-2 चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करके +2 भी तो करना होगा ताकि ये m ही रहे। उसी हिसाब से आपका टोटल काम क्या था, टोटल काम तो 240 था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 11 डेज एक काम करेगा, राइट। तो 11 डेज का ए का काम को जोड़ देना होगा। तो ए 11 डेज में कितना काम कर सकता है, एक दिन में काम करता है कितना यूनिट, 6 यूनिट। तो 11 डेज में कितना काम करेगा, 11 × 6 दैट इज 66 यूनिट्स। तो आपको टोटल के साथ ये काम भी जोड़ देना होगा, तो दैट इज 66 यूनिट्स। अब बी क्या है, बी तो 8 दिन काम करने वाला था, लेकिन आपने क्या किए, आपने बोले नहीं बी भी 8 डेज काम करेगा, काम नहीं छोड़ेगा। तो 8 डेज में वो कितना काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट पर डे। तो 8 डेज में कितना काम करेगा, 8 × 4 यानी 32, राइट। ये भी आप जोड़ दीजिए। तो जब ये सारा चीज को आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए 240 × 60 दैट इज 300 एंड 338, राइट। तो टोटल काम आपके पास कितना आ गया, टोटल काम आपके पास आ गया 338। अब देखिए, अब ये जो मैंने टोटल वर्क 240 से चेंज करके जब मैंने इसको 338 में कन्वर्ट कर लिए, मैं अब बोल सकता हूं ए बी सी तीनों काम किया है, कोई काम नहीं छोड़ा है, तीनों अंत तक एंड तक काम किया है, क्योंकि मैंने एंड तक काम करने के लिए ए और बी का पोर्शन का काम मैंने यहाँ पर जोड़ दिए है, राइट। अब एक एक दिन में ए बी सी कितना काम करेगा, एक साथ काम करेगा, तो 6 + 4 + 3 दैट इज 13 यूनिट पर डे। जब वो लोग एक साथ काम करेगा तो 13 यूनिट पर डे काम करेगा, तो 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 × 2 = 26 और आपके पास क्या आएगा 6 दैट इज 26 डेज, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क वो आपका 26 डेज ही लगेगा। अब आप देखिएगा, आप रिवर्स मैथ में कीजिएगा तो अब आपको पता चल जाएगा कि ए कितना दिन काम किया है। ये टोटल से 11 डेज पहले छोड़ दिया है, मतलब ए आपका काम किया है 26 - 11 दैट इज 15 डेज। बी आपका काम किया है टोटल से 8 डेज पहले छोड़ दिया है, मतलब ए ने काम किया है 8 डेज और सी ने काम किया है टोटल 26 डेज। अब तीनों को उसके एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 15 इंटू एफिशिएंसी कितना था 6 दैट इज 90 यूनिट, राइट। बी 18 डेज काम किया था, एफिशिएंसी कितना था 4, तो 4 इंटू 18 दैट इज 72 यूनिट। और सी 26 डेज काम किए थे और उसके एफिशिएंसी कितना था 3 यूनिट, तो इसका काम कितना होगा
78 यूनिट। अब जब इस तीनों को जब ऐड कर देंगे 150 प्लस 90 दैट इज 240। देखिए आपका टोटल काम जो आप पहले आपने लिए थे एलसीएम करके 240 वो आपका मिल गया, राइट। तो समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ मीन टू मीडियन इज 4:5 देन फाइंड द रेशियो ऑफ मीन टू मोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का मीन मीडियन का एक सवाल आ रहा है। आपको एक चीज यहां पर याद रखना होगा, अब मैं लिख दे रहा हूं कि द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, ये तीन चीज आपको याद रखना होगा। तो इसका रिलेशन नंबर 1 रिलेशन क्या होता है, मीन माइनस मोड, राइट। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मीडियन, इस चीज को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ही इंप्लाई करके क्या आएगा, देखिए ये जो 3 इंटू आपको मोड निकालना है, मान लीजिए आपको मोड निकालना है तो मोड आपका कैसे आएगा, देखिए ये मोड उधर चला जाएगा तो बाकी सब इधर आ जाएगा। तो आपका मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन राइट माइनस 2 मीन। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक मीन है, यहां पर 3 मीन है तो एक कट जाएगा तो 2 मीन रहेगा। ये नंबर 2 ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन और मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको क्या बोला है, देखिए मीन टू मीडियन 4:5, मतलब मीन कितना है, मीन है आपका 4 यूनिट, मीडियन आपका है 5 यूनिट। वो चीज यहां पर बैठा दीजिए, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, तो 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। तो आपका मीन तो पहले से ही पता था 4 है और मोड कितना है 7, तो 4:7 इस सवाल का उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल। इन एन एग्जामिनेशन 15% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। एक एग्जाम था जहां पर इंग्लिश विषय में 55% स्टूडेंट पास किया है और 35% स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 35 स्टूडेंट्स पास किए थे। स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट दैट इज 20%। 20% स्टूडेंट ऐसे थे इसके बीच में जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट पास किए हैं। अब बोला जा रहा है इफ द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 1200, जब कुल मिला के फेल्ड स्टूडेंट जो लोग एग्जाम पास नहीं कर पाया, कोई भी एग्जाम चाहे वो मैथ हो या तो इंग्लिश हो, उसका जो एब्सोल्यूट नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर है दैट इज 1200। तो पूछा जा रहा है कितना स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कितना स्टूडेंट एग्जाम को टोटल बैठे थे एग्जाम देने। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम की हिसाब से कर सकते हैं, बेसिकली ये रीजनिंग का मैथ भी हो सकता है। तो देखिए एक दिखाते हम, ये मान लीजिए एक एग्जाम में जितना भी स्टूडेंट अपीयर्ड हुआ है वो है यूनिवर्सल सेट के हिसाब से। तो उसमें पहला जो सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है आपका इंग्लिश के लिए और दूसरा सर्कल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपका ड्रॉ कर रहा हूं मैथ के लिए। तो इंग्लिश में टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट है, 55% स्टूडेंट है जो पास किया है। और मैथ में कितना स्टूडेंट है, मैथ में है आपका 35% स्टूडेंट। और बीच में ये जो आप कॉमन सेक्शन देख रहे हैं ये है जो दोनों विषय को पास किया है। और ये दोनों विषय में पास करने वाला परसेंटेज कितना है, 20%। तो आप बोलिए मैं आपको पूछूं कि ओनली इंग्लिश, राइट, सिर्फ इंग्लिश पास किया है कितना परसेंट स्टूडेंट, तो आप बोलिएगा टोटल 50% स्टूडेंट था, उसमें 20% स्टूडेंट जो है वो दोनों के विषय में पास किया है। तो आप ओनली पूछे हैं तो ये हो जाएगा आपका 35% स्टूडेंट। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया मेरा 35%। उसी हिसाब से मैं आपको पूछूं कि ओनली मैथ कितना पास किया है तो आप बोलेंगे टोटल था 35%,
उसमें 20% दोनों पास किया है, तो ओनली मैथ कितना होगा 15%। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 15%। अब मैं आपको पूछूं कि इधर मैथ और इंग्लिश और बोथ, मतलब या तो मैथ हो या तो इंग्लिश हो या तो दोनों हो, ठीक है, इस तीनों के तीनों में कुल मिला के कितना परसेंट स्टूडेंट पास किया है, तो आप बोलेंगे ओनली इंग्लिश जो है वो 35%, ओनली मैथ जो है 15% और दोनों के दोनों जो है वो 20%। तो कुल मिला के आपका हो जाता है 70% स्टूडेंट है जो कोई ना कोई एक या तो दोनों के दोनों विषय में पास किया था, राइट। तो फेल कितना परसेंट स्टूडेंट किया है, ऑब्वियसली 30% स्टूडेंट होगा जो फेल किया है, राइट। मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, आप लोग समझ जाएंगे तो ये मुश्किल से 20 to 30 सेकंड का मामला है। तो अब देखिए मैथ में वही चीज बोल दिया है कि 30% बराबर 1200, राइट। तो मेरा 10% कितना होगा, आप लोग देख लीजिए 10% 40 के बराबर हो रहा है और आपको 100% निकालना है, तो 100% कितना होगा 4000 के बराबर होगा। तो टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुआ था दैट इज 100%, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुआ था वो तो 100% मान के चलते हैं हम लोग, तो कितना होता है 4000, मतलब 4000 इस सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते। In an election, A and B got 40% and 60% vote respectively. Total vote आपका 3500 है, ठीक है, जो कास्ट हुआ है। Then find the number of vote casted in the favor of। अच्छा, यहाँ पर फेवर ऑफ कोई नहीं दिया है, या तो ए देना चाहिए नहीं तो बी देना चाहिए। किसका फेवर का बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए का फेवर में बोलेंगे तो आपको 40% निकालना है, सिर्फ परसेंट निकालना है और कुछ है नहीं। परसेंट कितना जल्दी आप निकाल सकते हैं, देखिए दिखा देते हैं। 3500 का आपको 40% निकालना है, तो 10% कितना होगा, 10 निकाल दीजिए 350। तो 350 इंटू 4, क्योंकि 10% 350 है, 40 मतलब 4 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400, ठीक है। और बी पूछा, या तो 60% निकाल लीजिए या तो 1400 माइनस कर दीजिए, 2100 आपका हो जाएगा बी का फेवर में वोट। या तो आपको ये भी पूछ सकता है कि एक मार्जिन क्या है, कितना मार्जिन में जीता है, राइट। तो मार्जिन पूछेगा तो 700 हो जाएगा, वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। या तो 20% निकाल लीजिए, क्योंकि 40 और 60 का जो मार्जिन होगा वो 20% होगा। 10% 350 है, तो 20% कितना होगा, दैट इज डबल, दैट इज 700। किसी भी तरीका से कीजिएगा ये मैथ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। द कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ वॉल्स इज 50 to 100 रुपीज। मतलब एक घर है, एक 3D फिगर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं ड्रॉ करने का। एक 3D फिगर का मैंने एक कॉर्नर, एक घर का मैंने सिर्फ एक कॉर्नर ड्रॉ किया हूं, ठीक है। आप लोग इसको समझिए, ये एक रूम का एक कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर है। तो इसको लेंथ बोलिए या तो हाइट बोलिए, यहाँ पर लेंथ पूछा है और रेशियो दे दिया है, ठीक है। इस रूम का फ्लोर का रेशियो दे दिया है 8:5 और इसका बेसिकली लेंथ मतलब हाइट पूछना चाहते हैं ये लोग कि घर हाइट कितना है, घर का लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है। तो बोल रहे हैं ये जो 4 दीवार का जो वॉल है, मतलब टोटल 4 वॉल्स होता है। 4 दीवार को पेंट करने में उसको टोटल खर्चा कितना हुआ, 50 to 100। और पर मीटर स्क्वायर उसको पेंट करने में खर्चा कितना हुआ, 10 रुपीज। तो कुल मिला के मेरा 520 मीटर स्क्वायर जो है ये है आपका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये सर नो, मैंने डिवाइड कर दिया रेट से। तो आपको सिर्फ अभी क्या करना है, आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लीजिए और उसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो फॉर्मूला होता है 2 into LH प्लस 2 into BH। यहाँ से आप देखिए 2H कॉमन लीजिएगा तो आपका L प्लस B आएगा। आप H इधर कर लीजिएगा तो 2 of L प्लस B इंटू H। बेसिकली इसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन। आप लोग जरूर जब भी मैथ कीजिएगा हर मैथ से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन को जमा कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए ऑब्जर्वेशन को नोटिस कीजिए कि ये जो 2 into L प्लस B इंटू H है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर, राइट, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट। तो आपको कल मैथ में ये रेशियो ना दे के पेरीमीटर दे दे तब भी आप इसको कर पाइएगा, ठीक है। तो मैं एरिया 4 वॉल्स निकाल लेता हूं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 into
8 यूनिट प्लस 5 यूनिट इंटू हाइट, राइट, या तो एल जो भी आप बोलिए। तो आपका 13 इंटू 2 26H, तो ये 26H मीटर स्क्वायर जो है एरिया 4 वॉल्स है, जो किसका बराबर है 520 के बराबर है। वहां से H आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर इस सवाल के उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रिंसिपल सम, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है और ये भी CGL CPO स्टैंडर्ड का है कि बोला गया है कि अ प्रिंसिपल सम ऑफ ₹5000, बहुत बढ़िया से समझिएगा इसे। 5000 रुपीज है जिसको क्या किया गया है, 2 पार्ट में लेंट उधार दिया गया है। एक पार्ट में जो रेंट दिए थे उसमें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेंट धार दिए थे, उधार दिए थे, और दूसरे में 10% के हिसाब से उधार दिए थे। और बोले, और ये कितना दिन के लिए दिए, ये 5 साल के लिए दिए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो चेंज नहीं होता है, और पिछला साल का जो भी इंटरेस्ट है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो 5% रेट में 5 साल के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट करूं तो टोटल मेरा 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स कितना मुझे मिलेगा, मुझे 25% मिलेगा। और 10% के हिसाब से 5 साल के लिए चलूं तो मुझे 50% मिलेगा। तो मैथ यहां से शुरू होता है। तो ये जो 5000 जो है ये 50, एक तो 50% है और एक है आपका 25%। ठीक है, 5000 को मैंने क्या किए 25% और 50%, ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। और क्या बोला गया है, तो देखिए 25% इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 5000 का। ये मिक्सचर एलिगेशन का मैथ है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब मुझे मिलेगा 5000 का, तो 25% 5000 का कितना होता है, ये आपका होता है मतलब 25% मतलब 1/4 होता है, तो 12500। और 50% के हिसाब से मानूं तो आधा मतलब 2500। ये मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कि टोटल पूरा अमाउंट को ही मैं 25% या तो 50% में रेंट दे देता। तो अब बोला है कि इस दोनों के फाइनली मुझे कितना मिला, 1750 मुझे कुल मिला के कलेक्टिव इंटरेस्ट मिला। तो ये रेशियो एलिगेशन में हम लोग पिछले पार्ट में भी मैंने दिखाए थे कि यहां से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 2500 माइनस 1750, तो ये आपको मिल जाएगा 750। और 1750 1750 से 1250 माइनस करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 500, राइट। तो ये रेशियो मेरा क्या आ गया 3:2। क्या रेशियो आ गया 3:2, राइट। इसको 250 से डिवाइड कर दीजिए तो 3:2। तो मुझे मिल गया कि जो रेंट जो दिए थे, रेंट का रेशियो क्या था, किस रेशियो में डिवाइड हुआ था पूरा पैसा, ये 5000 जो डिवाइड हुआ था वो 3:2 रेशियो में डिवाइड हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ फेयर्स ऑफ बस, रेल एंड एरोप्लेन इज 5:8:12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, बस, रेल और एरोप्लेन। तो बस का 5:8:12 इस रेशियो में फेयर है, और नंबर ऑफ पैसेंजर क्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर का रेशियो है 345। तो मुझे पता है जब टोटल फेयर निकालना होता है तो टोटल फेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, पर हेड फेयर इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर, राइट। तो मुझे बस से कितना रेवेन्यू आया, बस से मुझे रेवेन्यू आया 15, और रेल से मुझे रेवेन्यू आया 32 यूनिट, और एरोप्लेन से मुझे रेवेन्यू कितना आया 60 यूनिट, राइट। अब क्या बोला है, देखिए टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है 1,07,000। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में बेसिकली मैथ में एक वर्ड आता है दैट इज गुड नंबर। ये गुड नंबर क्या होता है, आप लोग जब मैथ को पढ़िएगा तो देखिएगा इस तरह का उटपटांग नंबर दिया जाता है। आपको लगता है ये रेवेन्यू इतना क्यों दिए, दूसरा नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यही है जो गुड नंबर है। आप एग्जामिनर के हिसाब से मैथ को कीजिएगा तो देखिए ये नंबर जो बेसिकली दिया है वो एग्जामिनर ने आपको हेल्प करने के लिए ही दिया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस प्रॉपर वे में मैथ को सॉल्व करना है ताकि आप ये जो 107 जो है इसको इस्तेमाल कर पाए।
देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो मैं टोटल रेवेन्यू यहाँ से कंपेयर करूँ रेशियो के हिसाब से, तो मेरा 15 प्लस 32 प्लस 60, मतलब ये देखिए मेरा आ गया 107 यूनिट रेवेन्यू। और यही रेवेन्यू प्रैक्टिकली 1,07,000 के बराबर है। तो देखिए 1 यूनिट मेरा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट मेरा 1000 के बराबर आ गया। तो जब 1 यूनिट 1000 के बराबर है, हमको क्या पूछा है, एरोप्लेन का रेवेन्यू। तो एरोप्लेन का रेवेन्यू कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। तो 1 यूनिट 1000 है, तो 60 यूनिट मेरा कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। समझ में आया, मैंने क्यों इस 107 को गुड नंबर बोले थे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A:B, देखिए ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रेशियो का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर A, B, C, D 4 चीज दिया है। A और B का रेशियो दे दिया है आपको 15:16, B और C का रेशियो दे दिया है 8:25, C और D का रेशियो दे दिया है 50:9। ठीक है, इस तरह का चीज करने के लिए आपको सिर्फ कनेक्टर चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए दो रेशियो को जोड़ने के लिए। जैसे A:B और B:C को जोड़ना था, तो यहाँ पर कनेक्टर कौन होगा, B होगा। और B:C और C:G को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर कनेक्टर कौन होगा, C होगा। तो पहले C को हम लोग इक्वल कर देते हैं। C यहाँ पर 50 है, तो C को यहाँ पर 50 करना होगा। तो मेरा 18 क्या हो जाएगा, 8 मेरा 16 हो जाएगा, और 25 मेरा 50 हो जाएगा। मैंने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए मेरा C 50-50 हो गया, B भी क्या हो गया, 16-16 हो गया। मतलब दोनों जो कनेक्टर था चारों में, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। तो मैं आप किसी का भी रिलेशन बोल सकता हूं। मुझे यहाँ पर A:D पूछा है, तो A:D मेरा क्या होगा, 15:9। यही इस सवाल का उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A principal sum of ₹5,000 gives simple interest 1,500 at the rate of 10%. Find the time period। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बोला R&B मिक्स्ड कर रहा है क्वेश्चन को, उसका लेवल मिक्स्ड हो रहा है, कुछ हार्ड आ रहा है, कुछ इजी आ रहा है। तो जो सवाल इजी है उसको उतना ही जल्दी कर लीजिएगा, उसको फालतू लेट मत कीजिएगा। जैसे देखिए कुछ स्टूडेंट होगा इसको फॉर्मूला के हिसाब से करेगा, टाइम पीरियड पूछा, यहाँ पर टाइम निकालना है, तो क्या करेगा, इसको फॉर्मूला में लगा देगा, SI × 100 भाई P × R, जो एकदम सही टेक्निक नहीं है। आप सिर्फ एक चीज देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, जो हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है 1500। किसके ऊपर मिला है, आपको मिला है 5000 के ऊपर। तो 5000 का 1500 कितना परसेंट होता है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो है देखिए 10% जो है, 10% मेरा कितना होता है, 500 होता है। तो 1500 मतलब ये हो गया आपका 30%। 1500 कितना हो गया, 30%। तो कुल मिला के आपको जो पूरा जो जर्नी था, पूरा जर्नी में आपको शुरू से लेके लास्ट तक 30% इंटरेस्ट मिला है। और पर साल आपको 10%, पर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिला है। तो ऑब्वियसली आपको 3 इयर्स चाहिए 30% टोटल इंटरेस्ट के लिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 3 इयर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। ACF ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड LCM इज 156। दो नंबर है जिसका ACF क्या बोला है, ACF बोला है 26 और LCM क्या बोला है आपको 156। अब पूछा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, जो दो नंबर है, दो नंबर मान लीजिए x माइनस y है, वो नंबर का डिफरेंस कितना है 26। फाइंड द एडिशन ऑफ नंबर, मतलब आपको x प्लस y निकलने के लिए बोला है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, थोड़ा मैं समझा देता हूं, ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए ACF होता क्या है, मान लीजिए कोई दो नंबर है, अब मैं छोटा सा दो नंबर ले रहा हूं, मान लीजिए 5 है और मेरा 15 है। इस दोनों का ACF कितना होगा, आप लोग बोलिएगा 5। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसी को हम लोग ACF बोलते हैं। 5 में सबसे बड़ा फैक्टर 5 है, 15 में भी क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर तो 15 है, उसके बाद कौन सा है, 5 है, उसके बाद 3 है, लेकिन दोनों में कॉमन ढूंढे तो दोनों 5 है और 5 ही सबसे बड़ा है, इसीलिए 5 को हम लोग बोलते हैं ACF। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब दो नंबर का एचसीएफ जब दिया जाएगा तो देखिए, तो दो नंबर का एचसीएफ 26 है, तो मैं बोल सकता हूं पहला नंबर जो है वो 26A होगा और दूसरा नंबर जो है वो मेरा 26B होगा। मतलब दोनों में सबसे हाईएस्ट फैक्टर 26 रहेगा, उसके साथ कोई दूसरा नंबर होगा जो प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसमें ए और बी इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि होता तो वो 26 को इंपैक्ट करता, राइट। मतलब ए और बी को मैं तब क्या बोल सकता हूं, को प्राइम नंबर, राइट। मतलब x मेरा क्या हो गया 26A और y मेरा क्या हो गया 26B, वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर, राइट। अच्छा, अब देखिए अब क्या बोला गया है कि एलसीएम, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, जब यही 5 और 15 को मान के चलिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट फैक्टर है वो ले लेते हैं, 5 ले लिए, इसमें कुछ बचा नहीं, इसमें 5 इंटू 3 5 ले लिए, तो और 3 ले लेते हैं, 5 और 15 का एलसीएम मुझे 15 आ जाता है। अब 26A और 26B का एलसीएम कीजिएगा तो कैसे लीजिएगा, पहले तो सबसे बड़ा फैक्टर ले लिए 26, फिर इसमें से आपको A बचा तो A ले लिए, इसमें 26 पहले ही चला गया तो B बचा तो B ले लिए। तो मैं बोल सकता हूं कि दो नंबर का एलसीएम मेरा क्या होगा 26AB। ये बहुत ध्यान से देखना होगा। तो मेरा समरी क्या निकल के आया कि जब दो नंबर का एचसीएफ 26 है और एलसीएम 156 है, तो नंबर क्या क्या होगा, नंबर तो होगा 26A एंड 26B और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 26AB, ठीक है। और ए और बी का इंट्रोडक्शन क्या है, ए और बी आपका को प्राइम नंबर है, राइट। अब देखिए मैथ में कुछ बचा नहीं है, तो 26AB मेरा 156 है। आपको समझाने के लिए इतना समय लग गया, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि 26AB इज इक्वल्स टू 156। तो यहां से मुझे AB आ जाएगा, राइट। तो मेरा AB यहां पर कितना आ रहा है, AB मेरा आ रहा है 6, राइट। अच्छा, अब एक चीज देखिए, और एक चीज मैथ में दिया गया था कि दो नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना बोला है 26। तो दो नंबर मेरा क्या है सॉरी 26A और 26B, इस दो नंबर का डिफरेंस कितना है, वो भी 26 है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं AB मेरा कितना है 1 है। तो आप अभी बोलिए AB आपका 1 आ गया, A माइनस B आपका 1 आ गया और AB आपका 6 आ गया। तो अब बोलिए A और B क्या क्या हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो A3 होगा और B2 होगा, या तो A2 होगा B3 होगा, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 2 के बीच में गैप भी मेरा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये 1 नहीं होता तो ये 6 और 1 भी ले सकते थे, लेकिन A माइनस B 1 है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 3 एंड 2। अब क्या पूछा, फाइंड द एडिशन ऑफ नंबर्स। तो एडिशन ऑफ नंबर्स क्या है, दो नंबर का एडिशन करेंगे तो 26A प्लस 26B, 26 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B बचेगा। A प्लस B मेरा कितना है 5 है, तो 5 इंटू 26 ये मेरा कितना होगा 130। तो 130 इस सवाल के उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन मिक्सचर। एक मिक्सचर है जहां पर अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल और वाटर का पहले बिगिनिंग में रेशियो क्या था, बिगिनिंग में रेशियो था 3:2। आफ्टर में बाद में इसका रेशियो क्या चेंज हो गया 9:5। और इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में 30 लीटर अल्कोहल ऐड किया गया है। याद रखिएगा 30 लीटर अल्कोहल। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखिएगा, मैं समझाना चाहता हूं, मैंने पहले भी बोले थे हर क्वेश्चन को जितना जरूरत होगा उतना डिटेलिंग में समझाया जाएगा विद कंसेप्चुअल ट्रिक। तो यहाँ पर पहला रेशियो था 3:2, फिर रेशियो हुआ 9:5 और इसके बीच में चेंजेस क्या हुआ 30 लीटर अल्कोहल ऐड किया गया है। यहां से आपको समझना है कि कौन सा चीज ऐड नहीं किया गया है, कौन सा चीज कांस्टेंट था पहले भी अभी भी, दैट इज वाटर। आपने वाटर को ऐड नहीं किए,
तो जब वाटर को ऐड नहीं किए तो वाटर क्या होना चाहिए, वाटर मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर तो कांस्टेंट है नहीं, वाटर पहले 2 यूनिट दिखा रहा है, अब 5 यूनिट दिखा रहा है। तो हमको क्या करना होगा, इस वाटर को अभी सेम करना होगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है 2 और 5 को सेम करना होगा, तो इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 से, और इस रेशियो को आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से। तो ये आपका रेशियो चेंज होके क्या बन जाएगा, 15:10, और ये रेशियो आपका बन जाएगा 18:10। अब देखिए मैथ जो बोला है उस हिसाब से एकदम सही जा रहा है, क्योंकि वाटर मैंने ऐड नहीं किए, तो वाटर पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। लेकिन अल्कोहल चेंज इसीलिए हुआ है क्योंकि अल्कोहल में आपने 30 लीटर अल्कोहल ऐड किए थे। अब आप खुद देख लीजिए, 15 to 18 मतलब 3 यूनिट, यही 3 यूनिट कितने का बराबर है, 30 लीटर के बराबर है। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है इनिशियली कितना अल्कोहल था, नहीं क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर एक्चुअली यहाँ पर मैथ में क्या पूछना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर। जो भी है आपको ओरिजिनल मिक्सचर पूछा है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। ओरिजिनल मिक्सचर आपका कितना है, 25 है, लेकिन यहाँ पर पूछेगा क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो 3 यूनिट 30 के बराबर है, तो 15 यूनिट कितने बराबर होगा आपका, 150 लीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा, वो आपका होगा 150 लीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज जो था, ये आप टोटल अमाउंट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर बोलेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। 3 यूनिट 30 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पर 1 यूनिट जो है वो 10 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितना हो रहा है, टोटल पूछेगा तो 15 + 10 मतलब 25 यूनिट होगा, तो तब हो जाएगा 250 लीटर। ठीक है, जो भी पूछेगा उस हिसाब से आप सवाल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अ ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। ये सवाल पहले भी आ चुका है। क्या बोला है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है एक ट्रायंगल। ठीक है, मैं इसका लेवलिंग कर देता हूं, ABC और बीच में है सेंटर। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इस सेंटर का नाम क्या है, इस सेंटर को बोला जाता है आपका सरकम सेंटर। राइट, अच्छा, क्योंकि सरकम सेंटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस सेंटर से हर वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा, और उसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, सर्कल का। तो अब क्या है, अब फिर से दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। एक सर्कल है, सर्कल में एक ट्रायंगल है, दैट इज ABC। यहाँ पर बोला है BAC जो है ये 30 डिग्री है, और ये O इसका सेंटर है। तो आपको ये एंगल पूछा है, एंगल BCO पूछा है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये जो सरकम सेंटर का फॉर्मूला ये होता है कि BOC जो होता है, मतलब सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म होता है BOC, ये हमेशा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ BAC होता है। ठीक है, यही सवाल हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, जहां पर हम लोग बोले थे कि ये एंगल 90 डिग्री होगा तो एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तब ये आपका हो जाएगा डायमीटर। सेम कॉन्सेप्ट था। तो BOC इज इक्वल्स टू 2BAC, मतलब BOC आपका यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 60 डिग्री। अब आप बोलिए, आपका एक ट्रायंगल है जिसका ये एंगल 60 डिग्री है, और ये दोनों जो है, ध्यान से देखिए, ये तो रेडियस है मतलब इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑल्सो इक्वल, ये आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी है। तो जब ये 60 है तो बाकी कितना बचा, 120 बचा। ये दोनों एंगल इक्वल है तो आधा आधा होगा, मतलब 60 करके होगा। तो जो आपका BCO पूछा है इसका जवाब क्या होगा, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सवाल, इफ cos A is equals to 3/5 then find tan A। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, या तो फॉर्मूला में जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला उतना कौन याद रखेगा। बेसिक कंसेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। आप एक्यूरेट एंगल A मान लीजिए। ठीक है, तो आप cos जो 3/5 है, आप लोग को पता ही होगा
कॉस जो रेशियो होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, राइट। जो यहाँ पर दिया गया है 3/5, तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 3, हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस होगा 5, तो 3 5 के साथ आपका जो ट्रिपलेट बनता है वो क्या बनता है 4, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 हो गया। तो tan A पूछा है, एक्यूट एंगल सेम है तो कुछ घुमाने का जरूरत नहीं है, तो tan A मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 4 है और बेस कितना है आपका 3 है, तो 4/3 आपका इस सवाल का उत्तर है। तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।